Good morning, students. Myself, Kritika Vesh. Firstly, I want to tell you about today's topic, which is related to business environment, and the topic is WTO. So let's see. What is WTO? WTO is an organization which is related to world trade. ये एक organization है जो world के trade related affairs को देखती है. Second, why we set up it? हमने इसको setup क्यों किया? So to understand this why, firstly we will focus on some historical points. कौन सी ऐसी मिसहैपनिंग्स हुई थी या कौन सी ऐसी हैपनिंग्स हुई थी जो हमें WTO को इस्टेब्लिश करना पड़ा. इन रीजंस को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को समझना होगा. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो गाइस, फर्स्ट वॉर हुआ था 1914 टू 1918. ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा. आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी जगह पर कोई भी लड़ाई अगर हो रही है तो हम वहाँ कोई भी काम नहीं करते, सारे काम रोक दिए जाते हैं. वही उस टाइम भी हुआ 1914 टू 1918 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. उस टाइम हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने उसके बाद भी आउटकम करना स्टार्ट कर दिया. फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या हुआ, 1928 टू 1929 एक ग्रेट रिसेशन, जो इस टाइम भी आप न्यूज़ चैनल्स में सुन रहे होंगे, एक बहुत ही फेमस रिसेशन था. इसका रीज़न था अमेरिका का स्टॉक मार्केट, वो हुआ. थर्ड, ये जो स्टॉक मार्केट का रिसेशन था ये रीज़न बना हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा 1939 टू 1944. ये वर्ल्ड वॉर अमेरिका और जापान के बीच में फेमस फॉर्म में माना जाता है कि ये इस टाइम ही अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए थे. और इस वॉर के बाद जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो था एक ग्रेट रिसेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड. बट इसका उतना इफ़ेक्ट अमेरिका पे नहीं पड़ा था. अमेरिका फिर भी एक स्टेबल कंडीशन में था, लेकिन सारे वर्ल्ड की इकनॉमीज़ थी वो बहुत ही रिसेशन में जा चुकी थी. इस रिसेशन को ठीक करने के लिए दो इकनॉमिक्स सामने आए. जो दो पर्सन्स थे, एक पर्सन बिलोंग करते थे USA से एंड सेकेंड पर्सन थे वो बिलोंग करते थे UK से. जो पर्सन USA के थे उनका नाम था मिस्टर डेक्स्टर वाइट एंड जो UK के थे उनका नाम था सर मिस्टर कीन्स. ये दोनों ही फेमस इकनॉमिक्स थे. इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया कि हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं और उसमें वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट करते हैं कि हम कैसे जो रिसेशन में गई हुई इकनॉमीज़ हैं उनको हम बूस्ट कर पाएँ. सो 1944 में इन्होंने एक मीटिंग अरेंज की जो 1 टू 22 जुलाई तक चली. और वो मीटिंग जो अरेंज की गई USA के ब्रिटेन वुड्स में. उस मीटिंग का रिज़ल्ट ये निकल कर आया कि सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने डिसाइड किया कि हम कुछ बॉडीज़ को सेटअप करते हैं जो हमें हेल्प करेंगी इस रिसेशन में गई हुई इकनॉमीज़ को बूस्ट करने के लिए. और उन्होंने उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया कि हमारे सामने ऑप्शंस हैं कि हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर बॉडीज़ को सेटअप करते हैं. फर्स्ट, फंडिंग बॉडीज़ एंड सेकेंड, नॉन फंडिंग बॉडीज़. फंडिंग बॉडीज़ गाइज वो बॉडीज़ होती हैं जो फंड्स प्रोवाइड कराती हैं, और नॉन फंडिंग वो बॉडीज़ जो जिनका रिलेशन कोई भी फंड से नहीं होता, यानी वो कोई भी फंड्स इशू नहीं करती. फंडिंग बॉडीज़ को हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया. फर्स्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड सेकेंड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट. IMF को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मॉनेटरी बॉडी थी. तो मॉनेटरी बॉडी को इस्टेब्लिश करने का मेन मुद्दा था कि हम पूरे वर्ल्ड की इकनॉमीज़ में जो कंट्रीज़ की इकनॉमीज़ एडवर्स VOP फेस कर रही हैं, यानी कि जिन कंट्रीज़ की VOP माइनस में गई है उनको फंड्स प्रोवाइड करें ताकि वो एडवर्स VOP से बाहर आ सकें, यानी अपनी BOP को पॉजिटिव फॉर्म में ला सकें. और IBRD को इस्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड वॉर से अफेक्टेड इकनॉमीज़ हैं उनको कैसे रिकैपिटलाइज़ किया जाए, यानी उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए वो फंडिंग प्रोवाइड करती थी. सेकेंड, हमारी जो बॉडीज़ थी वो बनाई गई नॉन फंडिंग बॉडीज़. उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम ITO बनाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये दोनों बॉडीज़ 1945 में बना ली गई. और इन दोनों बॉडीज़ को हम ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं, क्योंकि सेम डेट पर सेम ईयर में ये दोनों बॉडीज़ एक साथ इस्टेब्लिश कर दी गई. और इन दोनों का ही काम था फंड्स प्रोवाइड करना, एक को एडवर्स VOP के लिए और एक को रिकैपिटलाइज करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इकनॉमीज़ को. तो इन दोनों बॉडीज़ को सेटअप किया गया 1945 में, और इन दोनों को बोला जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी ये ब्रिटेन वुड्स में हुई थी.
सेकेंड, हमारा जो नॉन फंडिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट था, इसको डिसाइड किया गया था कि हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेंगे। ये जो बॉडी बनेगी ये ट्रेड को डील करेगी, कि ट्रेड रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे उसमें डील करेगी। लेकिन अमेरिका उस टाइम एक अच्छी कंडीशन में था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला अभी हमें इस बॉडी की कोई नीड नहीं है, हम अभी इस बॉडी को सेटअप नहीं करते हैं और आगे करेंगे। लेकिन जो सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अमेरिका अभी अगर तैयार नहीं है तो हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। और वो जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया 1947 में, सारी कंट्रीज़ के तैयार होने के बाद, उसको बोलते हैं GATT, गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये क्या है गेट? गेट इज ए multilateral agreement which aimed was trade liberalization. India was a founder member of GATT. It come existence on 1st Jan 1948. क्या है ये गेट? गेट एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका एम था कि हम ट्रेड को लिबराइज करें, यानी ट्रेड को हम थोड़ी फ्रीडम प्रोवाइड कराएं ताकि हम इजीली ट्रेड कर पाएँ। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बैरियर के अगर ट्रेड कर पाएगी तो वो कहलाएगा लिबराइजेशन। और उसी को प्रमोट करने के लिए गेट को एग्रीमेंट्स को साइन किया गया था। इंडिया उसकी फाउंडर मेंबर थी, यानी उस टाइम इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड था। और इन्होंने काम करना जो स्टार्ट किया इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो किया 1 जन 1948 से। जिस टाइम गेट का एग्रीमेंट साइन किया गया था उस टाइम ओनली 23 कंट्रीज़ ने उस एग्रीमेंट पर साइन किया था। ये एक मेन एस्पेक्ट है। अमेरिका ने मना कर दिया था और 23 कंट्रीज़ उस एग्रीमेंट पे साइन किया कि हम ट्रेड को फ्री करने के लिए, उसके बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और अपने ट्रेड को ईजी करेंगे। ये 1948 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया ये चला 1994 तक। क्यों? क्योंकि लेकिन 1994 तक 124 कंट्रीज़ गेट में एक साथ आ चुकी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। हमारा जो गेट था उसने काफ़ी अर्स तक काम किया। मैं कहूँ 1948 टू 1994 एक लंबा पीरियड था, लेकिन उस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हुई गेट के साथ। और टाइम टू टाइम गेट में मीटिंग भी होती थी जिसमें हम डिस्कस करते थे कि हम अपने ट्रेड को और कैसे बैरियर फ्री कर सकते हैं। तो वो मीटिंग्स जो कंटिन्यू चल रही थी, उसकी 8th मीटिंग में हमने ये फील किया, जो ये मैंने इसमें नोट भी किया है, इन 8th राउंड क्या होता है, गेट में जो मीटिंग होती थी उसको हम राउंड बोलते थे। 8th राउंड में ये डिसाइड किया गया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेंगे क्योंकि गेट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या वो मेन प्रॉब्लम्स थी? फर्स्ट था नॉन टैरिफ मेजर्स, सेकेंड रूल्स, थर्ड सर्विसेज, फोर्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिफ्थ डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड सिक्स एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको गेट के बारे में बताया। गेट का मेन फोकस था सिर्फ ट्रेड पर फोकस करना, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट रही थी। हम सर्विसेज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जो रूल्स बन रहे थे उनको हम सही फॉर्मेट में यूज़ नहीं कर पा रहे थे कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। यहाँ सर्विसेज से मतलब है कि हमने ट्रेड को तो फोकस कर लिया, अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कोई टूरिज्म किया जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं, ऐसा कोई रूल्स हमारे सामने नहीं आ पा रहे थे कि कैसे हम उसको प्रमोट कर पाएँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी लॉ उसमें नहीं था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ नहीं था कि हमारी कौन सी क्रॉप्स वगैरह के लिए हमने क्या डिसीजंस लिए हैं, ऐसी किसी चीज़ पर गेट फोकस नहीं करता था। अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसके सेटलमेंट के लिए जो बॉडी उन्होंने टाइम पीरियड के लिए सेटअप की थी, उसके लिए जो टाइम पीरियड था वो डिसाइडेड नहीं था, जिसकी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट जाता था उसे बहुत लंबे टाइम तक उसी में पड़ा रहता था और वो सॉल्व आउट नहीं हो पाता था। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना 8th मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, जो 8th राउंड था गेट का, कि हम एक बॉडी को सेटअप करेंगे और वो बॉडी बनी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1994 में इस्टेब्लिश कर दी गई और ये एग्जिस्टेंस में आई 1 जन 1995 से। अब हमारे पास जो बॉडी निकल कर आई है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से की फीचर्स हैं WTO में वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, ये जो WTO फ्रेम किया गया, ये किया गया मुरक्केश एग्रीमेंट के थ्रू। और ये जो मुरक्केश एग्रीमेंट साइन हुआ, ये साइन हुआ जेनेवा में, और एक साथ 124 कंट्रीज़ ने इस पर साइन किए।
फर्स्टली मैंने आपको बताया था गेट में हमारी 23 कंट्रीज़ ने साइन किया था जब 1947 में गेट एग्रीमेंट पे साइन किया गया था, लेकिन 1994 तक 124 कंट्रीज़ कनेक्ट हो चुकी थी। उसके साथ ही यहाँ पर जब 1994 में हमने गेट को WTO में चेंज किया तो उन सारी कंट्रीज़ ने एक साथ उस पर साइन किया कि हम 124 कंट्रीज़ एग्री हैं कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना चाहिए, और ये मुरक्केश एग्रीमेंट के थ्रू 124 कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया और एक एग्रीमेंट के थ्रू ही WTO को इस्टेब्लिश किया गया। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो वेटेज वोटिंग। ये क्या है? IMF और IBRD में फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी प्रपोज़ल तब साइन किया जाता है जब उस पर 85% की मेजोरिटी हमें मिल जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट है IMF में वो USA का 16% है। यानी कि मैं ओवरऑल अगर आपको बता दूं तो जब तक अमेरिका IMF में कोई भी प्रपोज़ल जाएगा, अमेरिका उस पर एग्री नहीं होगा, तब तक IMF के थ्रू हम उस प्रपोज़ल को साइन नहीं करा सकते। लेकिन वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं किया। वर्ल्ड बैंक में WTO में ऐसा नहीं किया गया। WTO में हर कंट्री को एक वोट देने का राइट दिया गया। इसलिए मैंने यहाँ मेन पॉइंट में ऐड किया है नो वेटेज वोटिंग। हर कंट्री एक वोट देगी, और जब तक सारी कंट्रीज़ उस प्रपोज़ल के लिए एग्री नहीं होती तब तक वो प्रपोज़ल पास आउट नहीं किया जाएगा। यानी कोई वेट नहीं है, सबके लिए इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। फिर है वाइडर कवरेज। ये क्या मेन पॉइंट है? गेट में हमने देखा था कि गेट सिर्फ फोकस कर रहा था हमारी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट पर, जबकि जो हमने WTO इस्टेब्लिश किया, WTO ने सारे एस्पेक्ट को देखा। उन्होंने नॉन टैरिफ मेजर्स को देखा, रूल्स को देखा, सर्विसेज को देखा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी फोकस किया, डिस्प्यूट सेटलमेंट को भी फोकस किया, और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फोकस किया। इसलिए इसका जो कवरेज थी वो वाइडर हो गई गेट से। उसके बाद आता है एग्रीमेंट और बाइंडिंग। गेट में जो हमारे एग्रीमेंट्स थे उसको हम तोड़ सकते थे, लेकिन WTO में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, यानी आप उनको तोड़ नहीं सकते। और अगर कोई भी कंट्री उन एग्रीमेंट्स को तोड़ती है तो हम उसे डिस्प्यूट सेटलमेंट यानी बॉडी के पास, यानी जो डिसाइड की गई है बॉडी, उसमें ले जा सकते हैं कि ये गलत किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राउंड चेंज इनटू मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। गेट में जो मीटिंग होती थी उसको हम राउंड बोलते थे, और WTO में जो मीटिंग होती है उसको हम मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, नाउ मेंबरशिप कंट्रीज इज़ 164। आपने ऊपर मैंने बताया आपको कि जो हमारा WTO साइन हुआ था एग्रीमेंट, तब हमारे पास सिर्फ 124 मेंबर्स कंट्रीज़ थे, और नाउ 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं WTO में। और नेक्स्ट, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इस्टेब्लिश की गई और उसे टाइम पीरियड के साथ बाउंड किया गया कि अगर कोई भी केस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में आता है तो 1 ईयर के अंदर केस को रिजॉल्व किया जाएगा वहाँ के डायरेक्टर जनरल के थ्रू। और अगर कोई पर्सन उस पर अपील करता है, यानी वो अगर जो रिजल्ट आया उस या उन्होंने जो भी अपना डिसीज़न दिया उससे अगर वो एग्री नहीं करता तो 1 ईयर एंड 3 मंथ्स के अंदर विद अपील उनको उस केस को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो ये थे मेन पॉइंट्स WTO के, और एक बेसिक कि WTO को क्यों इस्टेब्लिश किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।